हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रिवाइज करेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार। और हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम मगध वाला पार्ट देखेंगे कि किस तरह से मगध का एक्सपेंशन हुआ, किस तरह से मगध की शुरुआत हुई और किस तरह से हर्यंक डायनेस्टी से लेकर के मौर्यन डायनेस्टी तक बिहार में जो भी हिस्ट्री रही उसको एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक रिवीजन वीडियो है, तो इसको रिवीजन वीडियो के तौर पर ही देखिएगा। तो सबसे पहले देख ले कि ये हमारा जो है वो प्रेजेंट डे बिहार है। और ये हमारी जो रिवर निकलती है, दिस इज़ द गंगा रिवर। यहाँ पर हमारी गंडक है और ये सोन है। गंगा, गंडक एंड दिस इज सोन। दिस रिवर्स आर गोइंग टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं और सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे इसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो का। ओरिजिनल जो भी हमारे यहाँ पे कंटेंट है उसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे बिहार का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन कब मिलता है और कहाँ मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदों में भी हमारा सबसे तो पहले डिस्क्रिप्शन है। ऋग्वेद कब है, ऋग्वेदिक काल कब है हमारा, ये आपको एक बार मैं टाइमलाइन समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अगर रह गया जीरो, फॉर एग्जांपल जीरो, तो इसके आगे टाइमलाइन में हम लोग जब भी शुरू किए हैं फर्स्ट सेंचुरी के बाद देर जब फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, 1 AD 2 AD 3 AD करके ऐसे ऐसे आज हम 2022 AD में पहुँच चुके हैं। और इसके पीछे ठीक है, जो कि बिलीव किया जाता है कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जितना भी टाइम देते हैं वो बैक डेट में देखते हैं। जैसे 1 साल पीछे, 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, 4 साल, ऐसे कर करके 1000 ईयर्स पीछे, 1000 साल पहले, 1000 BC मतलब 1000 साल पहले, इस रिस्पेक्ट में समझते हैं। तो ऋग्वेदिक काल हमारा जो रहा वो अराउंड 1000 BC के पहले ही रहा, 1000 BC के पहले ही रहा। तो उस समय हमारे जो भी सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा माना जाता है कि आफ्टर द इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन, जो आर्यंस थे वो बेसिकली किधर कूच कर चुके, इधर हमारे ईस्ट की तरफ। आपका यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया और इंडिया इस साइड में अफगानिस्तान वगैरह है, ठीक है, पाकिस्तान है। तो इस इलाके में जहाँ रहते थे पाकिस्तान अफगानिस्तान में आर्यंस वगैरह या जो लोग भी रहते थे, इधर से सेंट्रल इंडिया से, अफ्रीका से, या फिर सेंट्रल इंडिया से या फिर अफ्रीका से, जहाँ से भी आर्यंस आए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस आर्यन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो एक अलग चीज़ है, 4-5 लोगों के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली आप इतना समझिए कि आर्यंस का ईस्ट के तरफ आना हो गया। और जब वो ईस्ट के तरफ आए तो उन्हें नदियाँ मिली, उन नदियों के आसपास वो सेटल होना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में इस तरह का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कुछ आर्यंस जो हैं दे स्टार्टेड टू कमिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। जो 800 BC है, अराउंड 800 BC, उस समय में एक बुक लिखी गई, उस समय की एक बुक है, दैट इज़ नोन एज सतपथ ब्राह्मण। बुक नहीं मैं इसे कहूँगा, ये भी एक वैदिक लिटरेचर है, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया जाता है कि जो आर्यंस थे, बेसिकली जो आर्यंस थे वो कहाँ आ गए, गंडक नदी के आसपास आ गए, गंडक नदी के आसपास आकर के और वहाँ पर सेटल हो गए। धीरे धीरे जब गंडक नदी के आसपास वो सेटल हो गए और फिर चले गए कहाँ, विदे, इसी एरिया में सेटल हो गए, मिथिला के तरफ, मिथिला के इलाके में, जो आज का मिथिला इलाका है। और वहाँ पर उन्होंने एक सेटलमेंट बनाई, दैट वाज नोन एज विदेह सेटलमेंट। वहाँ पर विदेह सेटलमेंट का स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ गंडक के बाद इन्होंने फिर से किधर तब कुछ किया, गंगा के साउथ में, गंगा के साउथ में भी कुछ लोग आए और वहाँ पर भी, ठीक है, सेटलमेंट शुरू हो गई, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पर भी सेटलमेंट्स शुरू हो गए। और लोग, चूँकि ये इलाका ऐसा था कि यहाँ पर कुछ कुछ खनिज थे, फॉरेस्ट थे, तो फॉरेस्ट को क्लियर करके लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। तो पैस्चोरल जो पहले ट्रेडिशनल जो भी उनकी होती थी बिजनेस, उसके बाद लोग कहाँ आ गए, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करने लगे, क्योंकि नदियों के किनारे लैंड जो होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। और अब यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करके ये लोग एग्रीकल्चर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे थे। और आयरन का भी यहाँ पर मिलने लगा था, तो आयरन का इस्तेमाल करके लोग टूल्स बना सकते थे। तो जो बेसिकली यहाँ पर है, सबसे पहला मेंशन हमारा कहाँ पर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट मेंशन हम लोग कंसीडर करेंगे कि बिहार का सबसे फर्स्ट मेंशन जो है वो सतपथ ब्राह्मण में हमारा मिलता है। 600 BC के अराउंड एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दैट इज नोन एज अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि बेसिकली बताती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे इस टाइम में, 16 महाजनपद।
16 महाजनपद हुआ करते थे और 16 महाजनपद के साथ साथ 10 रिपब्लिक्स हुआ करती थी इस इलाके में। पूरे हमारा जो इंडिया का इलाका था और ये जो इंडिया का लगभग पूरा आप जो अखंड भारत करते थे, इन सबको लगभग मिलाकर के 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद से आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो लगभग 16 महाजनपद से, जिसमें से 3 महाजनपद जो थे वो इम्पोर्टेंट आज के प्रेजेंट डे बिहार के रीजन में पड़ते थे। जो सबसे पहला था वो था अंगा, जो कि आज के भागलपुर इलाके की तरफ है, भागलपुर इलाके की तरफ है, और उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। ठीक है। दूसरा जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारा फोकस होने वाला है, वो होता था मगध, जिसकी कैपिटल उस समय होती थी पाटलिपुत्र, जो कि आज के पटना, भोजपुर, रोहतास, गया, नालंदा, इन सब इलाके में फैला हुआ था। और जो तीसरी थी वो थी वैशाली, जो कि नॉर्थ ऑफ कहाँ थी, नॉर्थ ऑफ गंगा थी। बेसिकली ये लिच्छवावी थी, इसकी राजधानी थी वैशाली, इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि प्रेजेंट डे वैशाली और मुजफ्फरपुर का इलाका है। तो ये तीनों जो महाजनपद से वो आज के प्रेजेंट डे बिहार के इलाके में पड़ा करते थे। और आपने हमेशा सुना होगा कि राजगीर वाज द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहली राजगीर जो है एक रिपब्लिक हुआ करती थी, गणराज हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिलेगा। तो इसके साथ साथ हमें महाभारत जो हमारी ईपिक है उसमें भी बिहार के बारे में जिक्र मिलता है। बिहार के बारे में जिक्र मिलता है जिसका रेफरेंस दिया जाता है विदेह का, मगध का। ये सारे जो रेफरेंसेस हैं वो प्रेजेंट डे बिहार के ही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो मगध का इलाका है, बेसिकली मगध का जो इलाका है वो किसने एस्टैब्लिश किया, किन लोगों ने सेटलमेंट किया। तो माना जाता है कि मगध का जो पार्ट है वो बेसिकली बृहद्रथ नाम का एक राजा था। अब मैं ये महाभारत काल में लेकर जा रहा हूँ। महाभारत में अच्छा आपने सुना होगा कि मगध का जो राजा था जरासंध, इसको भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में हरा दिया गया था। कृष्ण गए और द्वंद्व युद्ध का चाल रचा और किस तरह से जरासंध को जांग फाड़ दिया गया और भीम ने उनको मार दिया। और जरासंध के फिर बेटा जो थे सहदेव, उनको युधिष्ठिर ने राज्याभिषेक करा दिया और वहाँ का राजा बना दिया। तो बेसिकली जो जरासंध थे वो बृहद्रथ के पुत्र थे, बृहद्रथ जो थे उनके पुत्र थे। और बृहद्रथ कौन थे? बृहद्रथ जो थे वो थे सन ऑफ बसु उपरिचर। और ये बसु उपरिचर कौन थे? बसु उपरिचर उस समय के छेदी राज के राजा हुआ करते थे। छेदी किंगडम जो थी महाजनपद, उसके राजा हुए करते थे। इनके 5 बेटे थे। तो 5 लैंड्स उन्होंने इलाके का दे रखा था कि भाई आप जाओ, यहाँ पे राज करो, यहाँ पे राज करो, यहाँ पे राज करो। इसी सिलसिले में मगध का जो इलाका था वो बृहद्रथ को दी गई थी। और बृहद्रथ यहाँ पर आकर के एक सेटलमेंट का डेवलपमेंट करता है, एक राज्य का, अपना साम्राज्य का स्थापना करता है। और फिर उसकी लेगेसी आगे बढ़ती है जरासंध, सहदेव, और फिर इसके बाद लगभग सहदेव के पास 22-23 राजा आते हैं, 22 किंग्स आते हैं लगभग। और उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है रपुंजय। अब इस रपुंजय को इसके मिनिस्टर पुलिक द्वारा मार दिया जाता है, पुलिक, ठीक है। और ये पुलिक एस्टैब्लिश करता है प्रद्युत डायनेस्टी का, प्रद्युत डायनेस्टी। तो सबसे पहले बिहार में कौन सी डायनेस्टी शुरू होती है मगध में? तो वो होती है आपकी बृहद्रथ डायनेस्टी। फिर सेकेंड आती है प्रद्युत डायनेस्टी। पर ये दोनों डायनेस्टी हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ी जाती हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। असली जो डायनेस्टी जो शुरू होती है इस प्रद्युत डायनेस्टी को भी ख़त्म कर देता है, जो है वो है हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर होते हैं वो होते हैं बिंबिसार। हालांकि बिंबिसार के फादर जो थे, बिंबिसार के फादर जो थे वो थे भाटिया। और भाटिया ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रद्युत डायनेस्टी को ख़त्म करने में, और अपने 15 साल के बेटे बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठा दिया। और 1544 बीसी में हर्यंक डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले राजा जो बने बिंबिसार बने, जो कि 544 बीसी से लेकर के 326 बीसी तक राज किया, ठीक है। तो अब
इसमें हम लोग जो है वो पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस वाइज कि हरेंग डायनेस्टी आया, फिर किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी आई, किस तरह से उसके आगे हमारा शिशुनाग डायनेस्टी आया एंड ऑल, वो चीज़ पढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको थोड़ी सी पीछे की कहानी क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपना जो कि हिस्ट्री पढ़ाती है हमें बुक्स में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो था वो बिंबिसार आया, वो पहला राजा हरेंग डायनेस्टी का बना, और बिंबिसार का पिता था भाटिया। अब बिंबिसार ने काफ़ी अच्छा रूल किया और लगभग 50-60 सालों तक रूल किया और काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया मगध का। ठीक है, किस तरह से एक्सपेंशन किया इन्होंने, तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना करके, शादी करके मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए। किसके साथ बनाया, जो कोसाला की राजकुमारी थी कोसाला देवी, उनसे शादी कर लिया। लिच्छवाबी की जो राजकुमारी थी छेलना, उससे के साथ शादी कर लिया। कोसाला देवी के साथ शादी किया, छेलना के साथ शादी किया, और जो मत्र की राजकुमारी थी, जो पंजाब का इलाका है वहाँ के राजकुमारी थी, उसके साथ भी शादी किया। यानी चौतरफा इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए और शादी करके उस साम्राज्य को भी अपने साथ कर लिया। उसके बाद इन्होंने अटैक किया अवंती को। और अवंती जो जनपद थी उसके राजा होते थे प्रद्युत। अब ये प्रद्युत दूसरे हैं, जो पहला प्रद्युत डायनेस्टी था वो दूसरा था। यहाँ पे ये जो राजा हैं ये प्रद्युत, इनके साथ इनकी युद्ध होती है, वॉर होती है, लेकिन ये वॉर एंड होती है एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट पर। फ्रेंडशिप एग्रीमेंट पर कोई नहीं हारता है, कोई नहीं जीतता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं दोनों। अब जब दोस्ती का हाथ दोनों बढ़ा लेते हैं, प्रद्युत तो घायल हो चुका होता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या करता है प्रद्युत के लिए बिंबिसार अपने एक फेमस डॉक्टर को उज्जैन भेज देते हैं, क्योंकि अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। तो उज्जैन में भेजते हैं अपने फेमस डॉक्टर जीवक को प्रद्युत का उपचार करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे कि जीवक किसके राज्य में था, तो बिंबिसार के राज्य में था, और बिंबिसार ने प्रद्युत को इलाज करने के लिए उज्जैन में भेजा था जीवक को। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये ऐसा माना जाता है कि इनके जो लास्ट टाइम थे, जिंदगी के आखिरी समय थे, लास्ट टाइम में जो इनका बेटा था, बेटा अजातशत्रु, इसने इन्हें कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद दो कंसेप्ट आते हैं, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार, एक जैनिज्म टेक्स्ट के अनुसार। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि अजातशत्रु ने मार दिया, किल्ड कर दिया अपने फादर को, और ये कहता है कि कैप्टिविटी में रखा रहा। जैनिज्म कहती है कि कैप्टिविटी में रखा और बिंबिसार खुद पॉइजन लेकर के मर गए। ये दो कंसेप्ट है, पर ये जरूर कहा जाएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया, यानी मार दिया उनको, तो उसे पितृहीनता भी कहते हैं। हिस्ट्री में उसे अजातशत्रु को पितृहीनता की, ठीक है, टाइटल दी गई है। अब 492 ईस्वी में इसने अपने पिता को मार दिया और उसके बाद उसने गद्दी ले ली। तो 492 से लेकर के 460 तक लगभग 32 सालों तक अजातशत्रु ने राज किया और अच्छा खासा इसने भी अपना साम्राज्य का एक्सपेंशन किया। ये क्या किया, जो यहाँ गंगा थी, यहाँ साउथ में ऑलरेडी इनका एक्सपेंशन हो चुका था और इनकी राजधानी अभी राजगीर में हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो अभी पटना का इलाका है, जहाँ पर गंगा और गंडक लगभग आके मिलती है, वहाँ पर एक इलाके में एक कैंप इन्होंने एस्टैब्लिश किया। कैंप इन्फेंट्री के लिए, अपना मिलिट्री जो भी सोल्जर्स थे उनको रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ का इलाका जो वैशाली वाला इलाका था, इस पर अटैक करना था इन्हें, बज्जी पर, और इस पर अटैक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैंप बनाया और उस कैंप का नाम दिया इन्होंने पाटलीग्राम। वैशाली पर इन्होंने तो विजय पा लिया और वहाँ पे कुछ लोग रह गए पाटलीग्राम में। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जैसे ही पाटलीग्राम का एस्टैब्लिश वहाँ पे किया, लोगों ने कर दिया। जो अजातशत्रु के बेटा आए उज्जैन, उन्होंने इस पाटलीग्राम को कन्वर्ट कर दिया पाटलिपुत्रा में, और इसी पाटलिपुत्र को बना दिया अपना कैपिटल। क्यों बना दिया कैपिटल, क्योंकि अब राजगीर से रूल करने में आसान नहीं होता था, क्योंकि इनकी एक्सपेंशन हो चुकी थी इस इलाके में भी। तो इन्होंने अपनी कैपिटल यहाँ शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्रा में, और यहाँ से अब वो कंट्रोल करते थे। तो उज्जैन ने यहाँ पे कर दिया। हालांकि अजातशत्रु के टाइम में कहाँ पर कैपिटल था, राजगीर में ही था। इसीलिए राजगीर में ही अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई 483 BC में, जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया। तो ये याद रखेंगे। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या निष्कर्ष निकला कि सुद पिटक और विनायक पिटक जैसे दो बुक्स निकल के आई सामने,
और वो आज जो भी बुद्धिस्ट पीपुल हैं उनके लिए या फिर हमारे लिए भी हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी सोर्स बन के सामने आई है। तो ये हो गए उज्जैन जिन्होंने पाटलिपुत्रा का गठन किया और पाटलिपुत्रा का एस्टैब्लिशमेंट किया और उसको कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो उज्जैन में भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना, इनका इंपॉर्टेंट रोल मेनली यही रहा है कि पाटलिग्राम को पाटलिपुत्रा में कन्वर्ट कर दिया। और कभी भी पूछा जाएगा कि किसने पहली बार राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया, तो उज्जैन, या किसने एस्टैब्लिशमेंट किया पाटलिपुत्रा का, तो आंसर आपका होना चाहिए उज्जैन ही। ठीक है, इस जो हर्यंक डायनेस्टी है, हर्यंक डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर जो आते हैं, बाकी अब बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी छोटे छोटे राजा हैं जिन्होंने अपनी उतनी ये मजबूत नहीं रखी, स्टेक मजबूत नहीं रखी और धीरे धीरे उनके हाथों से निकलता गया साम्राज्य। तो हर्यंक डायनेस्टी के सबसे लास्ट जो रूलर थे वो थे नागदशक। और नागदशक को क्या किया गया, लोगों के साथ मिलकर शिशुनाग ने तख्ता पलट कर दिया और खत्म कर दी उनकी कहानी। और उसके बाद एस्टैब्लिश किया शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, तो शिशुनाग डायनेस्टी के पहले राजा कौन हुए, तो 412 बीसी में शिशुनाग की एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो शिशुनाग डायनेस्टी के पहले राजा ऑब्वियसली बने शिशुनाग ही। और शिशुनाग ने क्या किया, उसने भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया। अभी तक वैशाली हाथ लग चुकी थी, अब क्या हुआ, शिशुनाग ने अवंती, बतस्य और कोशाल, इन तीनों को ही अपने में मिला लिया पूरी तरह से कंप्लीटली। अब जब तीनों को मिला लिया तो मैंने बताया कि ये है गंगा, साउथ में पहले से ही था, यहाँ पर वैशाली को ले चुका था। पहले राजगीर कैपिटल थी, अब पाटलिपुत्रा कैपिटल थी। अब इन्होंने अवंती, कोशाल सबको अपने इसमें कर लिया। तो अब फिर से ये क्या किया, फिर से पाटलिपुत्रा से यहाँ पर वैशाली में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। तो शिशुनाग ने क्या किया, वैशाली में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया ताकि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके उन सारे इलाकों में जिन पर इनका कब्जा था। इनका जो बेटा हुआ वो हुआ काल अशोक, ये इंपॉर्टेंट है। काल अशोक 394 बीसी में इन्होंने गद्दी पर अपना स्टेक जमाया और गद्दी पर आने के बाद इन्होंने क्या किया, 394 में आए और 383 बीसी, मैंने आपको बताया था 483 बीसी में गौतम बुद्ध की देहांत हो जाती है और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। पूरे 100 साल के बाद काल अशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। और कहाँ कराएंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इनकी कैपिटल कहाँ है, वैशाली। तो वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है क्योंकि इनकी कैपिटल है वहीं पर। अब क्या करते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाने के बाद ये क्या करते हैं, पाटलिपुत्रा को फिर से बनाते हैं अपना कैपिटल और इस पर टेम्पोररी नहीं परमानेंटली फिक्स कर देते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ मगध फॉर एवर। तो ऐसा उन्होंने किया। और इन भाई साहब के भी जो बच्चे हुए वो इतने मजबूत नहीं हुए। तो जो राजा थे लास्ट इनके वो महानंदीन थे, महानंदीन। और ऐसा माना जाता है कि महानंदीन का ही सूत्र पुत्र था महापद्म नंदा, जिसने इनको मारा और गद्दी संभाल लिया 344 बीसी में। 344 बीसी में महापद्म नंदा ने नंदा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। किसकी कर दी, नंदा डायनेस्टी की। ठीक है, अब नंदा डायनेस्टी में सबसे पहले राजा कौन होंगे, ऑब्वियसली होंगे महापद्म नंदा ही होंगे। और महापद्म नंदा अपने कंटेम्प्रेरीज को सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसा माना जाता है। जो भी इक्ष्वाकु थे, पंचाल थे, कुरु थे, शूरसेन थे, सबको डिस्ट्रॉय करके एक बड़ा साम्राज्य का, एक राज्य का गठन किया। मगध का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा हुआ और ये युद्ध करते करते पहुँचे कलिंगा। ये इंपॉर्टेंट है इनमें। जब ये कलिंगा पहुँचे तो वहाँ का जो राजा था उसको हरा करके वहाँ से एक मूर्ति जिसे कहते हैं जिन्ना जैनिज्म में, आई होप आपको पता होगा किसे किया जाता है, द वन हु हैज़ गॉट ऑल द नॉलेज। ठीक है, महावीर को भी जिन्ना कहा जाता है। तो जिन्ना की स्टैचू वहाँ से उठा करके पाटलिपुत्रा ले आए अपनी राजधानी में। और हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि फिर से जब कलिंगा का राजा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है मगध पर, तो इसी इमेज को वापस लेके जाता है। ठीक है, और अपनी रेपुटेशन को रिक्लेम करता है दूसरा राजा मतलब हिस्ट्री में और आगे जब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या है कि महापद्म नंदा ने कलिंगा से जिन्ना की इमेज पाटलिपुत्रा उठा लाई। और ये बात कैसे पता चलती है, तो एक खारवेल जगह है, खारवेल में हाथी गुफा
इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी हुई था। आपको याद होना चाहिए कि हाथी गुफा जो खारवेल का इंस्क्रिप्शन है वो किस बारे में बात करता है, तो वो बात करता है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करके महापद्म नंदा ने किस तरह से जिन्ना की जो मूर्ति है वो जीत करके एज अ ट्रॉफी लेकर के आया पाटलिपुत्रा। और चूंकि ये इतना जीतते जा रहे थे, इनका नाम दे दिया, इनका टाइटल इन्होंने अडॉप्ट कर लिया एकराट का। एकराट का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि एकराट का टाइटल किसने अडॉप्ट किया था। इसी सिलसिले में नंदा डायनेस्टी में और भी छोटे बड़े बड़े राजा या छोटे छोटे राजा कहो जो, पर लास्ट जो राजा हुए वो हुए धनानंद। धनानंद धनानंद मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस नंदा डायनेस्टी और इनके कंटेम्प्रेरी थे अलेक्जेंडर। इन्हीं के टाइम में अलेक्जेंडर अराउंड 325 बीसी या 24 बीसी के अराउंड अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण करने आ रहा था। और आपको पता है कि इनका आक्रमण रोक दिया गया और रुक गए, और पोरस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़ाइयाँ हुई, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन इन्हीं के टाइम में अलेक्जेंडर था, ठीक है। और इस भाई साहब धनानंद को चाणक्य नीति के तहत, आपको पता है कि चाणक्य को इनके राज्य में, इनके कोर्ट में बेइज्जती कर दी गई, तो चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और जा करके पाटलिपुत्रा से एक वीर जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य उसको लेकर के आता है, उस पत्थर को तराशता है और उसको हीरा बना करके राजा बना देता है वहाँ का। तो अब यहाँ पर चाणक्य ने किसको हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, धनानंद को, और एस्टैब्लिशमेंट कर दिया मौर्यन डायनेस्टी की। मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होती है अराउंड 320 बीसी। और यहाँ से हिस्ट्री और भी एक अलग रूप ले लेती है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा और किस तरह से मगध का एक्सपेंशन हो रहा था। मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी साम्राज्य का एक्सपेंशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि गंगा, गंडक, सोन, ये सारे रिवर्स थे और इनके आसपास जो लैंड्स थे दे वर फर्टाइल और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होती थी, जिसके वजह से राजा को टैक्स और रेवेन्यू लेना, जो भी रेवेन्यू और टैक्सेस थे, इनके अच्छे खासे सोर्स मिल गए, ठीक है। चूँकि उनके पास अच्छे टैक्सेस मिलते थे, रेवेन्यू मिलते थे, तो उनके पास अच्छी मिलिट्री आ गई टू प्रोटेक्ट देयर साम्राज्य। अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री, आर्मी, सोल्जर जो भी खड़ा किया। चूँकि इनके पास आयरन्स वगैरह की डेवलपमेंट हो चुकी थी, आयरन्स वगैरह मिल रहे थे, तो इससे वो लोग टूल्स बना सकते थे, वॉरफेयर बना सकते थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते थे, जो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जंगलों में से इनके पास मिलते थे एलिफेंट्स और भी जानवर, जिनको ये अपने सेना में शामिल कर देते थे। कैवेलरी सेना जिसको बोलते थे एलिफेंट वाली, उसमें शामिल करते थे। हॉर्सेस मिलती थी इनको, हॉर्सेस मिलते थे, इन सब का फ़ायदा उठाते थे ये लोग। और इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे, चूँकि ये नदियों से सारा कनेक्टेड थे, तो वाटरवेज की कमी ही ख़त्म। तो कम्युनिकेशन और ट्रेड के एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी ये रिवर्स। और क्या, इन्होंने अपने जो भी इलाके थे उनको फोर्टिफाइड कर दिया। आप सुना होगा कि राजगीर का किला, राजगीर में इन्होंने क्या किया था बताइए। राजगीर को जैसे ही देखा था कि भाई अटैक होने वाला है अवंती वगैरह से, जो भी है उसके डर से इन्होंने क्या किया, पूरी राजगीर को फोर्टिफाइड कर दिया। आज भी वहाँ के दीवार पड़े हुए हैं। और पाटलिपुत्रा तो ऑब्वियसली नेचुरल बैरियर से घिरी हुई थी, नदियाँ थी, फॉरेस्ट थे, तो अटैक का कोई चांस नहीं ज़्यादा होता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिसके वजह से मगध का साम्राज्य जो हो रहा था इतना एक्सपेंड कर रहा था और लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी था। तो अब बात करते हैं हम लोग मौर्यन की। मौर्यन डायनेस्टी अब शुरू हो गया है 320 बीसी में। 320 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी की शुरू हो गई, स्थापना कर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य में मैं शॉर्ट में बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ रिवीजन वीडियो, ये मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि आप पढ़ चुके होंगे और सोते वक्त अगर अपने कान में लगा लिया है तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा खासा रूल किया इन्होंने 320 से लेकर के और 298 बीसी तक लगभग अच्छा खासा रूल किया। और इस समय में क्या हुआ, एलेक्जेंडर चूंकि मर चुका था, तो इसके जो जनरल थे सेलुकस नेक्टेयर, सेलुकस नेक्टेयर अपने कैंपेन को जारी रखा, लेकिन सेलुकस नेक्टेयर को इन्होंने हराया और इस वजह से ग्रीक का जो प्रोग्रेशन था इंडिया की तरफ वो रुक गया। और इसलिए इन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है भारत का मुक्तिदाता, यानी लिबरेटर ऑफ इंडिया, मुक्तिदाता, ऐसा हिस्ट्री में बोला जाता है। चूंकि सेलुकस नेक्टेयर को भी इन्होंने हरा दिया, तो सेलुकस नेक्टेयर ने अपने कुछ राज्य जैसे काबुल, कांधार, हिरात, बालूचिस्तान, ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और साथ में अपनी बेटी हेलिना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ
कर दिया। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और भी बढ़ गया। ठीक है, साथ ही साथ जो सेल्यूकस नेक्टेयर है, इन्होंने मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में भेज दिया 315 बीसी में। 315 बीसी में जो मेगास्थनीज को सेल्यूकस नेक्टेयर ने कहाँ भेज दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। और मेगास्थनीज ने, आपको पता है कि क्या किया? मेगास्थनीज ने एक अपने आप में ग्रंथ इंडिका, इतनी बड़ी बुक लिख दी जिससे हमारे हिस्ट्री को अच्छे से ट्रेस किया जा सकता है, उस वक्त के हिस्ट्री को। उसके बाद एक और भी बुक लिखी गई जो चाणक्य के द्वारा खुद लिखी गई, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उस समय के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसमें लिखा गया है। इसके अलावा और भी बुक्स लिखी गई उस टाइम में। ठीक है, पर ये दोनों बुक जो है इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र और इंडिका। इंडिका लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद ये बताया जाता है कि जो आखिरी 10-12 साल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उस समय क्या हुआ? एक फेमाइन आई नॉर्थ इंडिया में। फेमाइन आई तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन, चूंकि ये जैन फॉलोअर हो चुके थे, तो ये चले गए साउथ में। साउथ में कहाँ चले गए? सरवन बेलागोला, सरवन बेलागोला जो कि कर्नाटका में है। सरवन बेलागोला में चले गए। किन के साथ चले गए? तो भद्रबाहु, एक जैन के हेड थे, जो भी जैन मॉन्क्स थे उनके हेड थे भद्रबाहु, उनके साथ चले गए। ये कहाँ? सरवन बेलागोला में। और जब लौट के 10-12 साल के बाद यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, तो इन्हें पता चला कि यहाँ के जो जैन्स थे अब वो नेकेड नहीं थे, जो स्थूलबाहु के साथ रह गए थे। स्थूलबाहु भी दूसरा एक हेड था ग्रुप का, जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, वो कपड़े पहनने लगे थे। तो इसके बाद इन सारे चीज़ों को, जो भी उनके बीच में 10-12 साल दो ग्रुप में रहने की वजह से जैन के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, इन सबको ख़त्म करने के लिए फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैन हुआ पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैन हुआ जो हुआ पाटलिपुत्रा में, और जैन में डिवीजन हो गई श्वेतांबर और दिगंबर, और साथ ही साथ श्वेतांबर और दिगंबर, और साथ ही साथ इनके होली बुक्स जो माने 12 अंगों का कंपाइलेशन कर दिया गया। इसमें और भी अंग थे, लेकिन 12 अंगों का इसमें कंपाइलेशन किया। तो फर्स्ट जैन काउंसिल 300 बीसी में हुई आफ्टर द फेमाइन, और इसी में डिवीजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर का। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य नीति में देयर इज समथिंग कॉल्ड सप्तंग थ्योरी। बेसिकली सप्तंग थ्योरी क्या है? सप्तंग थ्योरी इज अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स। कुछ लोगों को ऑफिसर्स बना दिया, 7 लोगों को इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दे दिए, सब लोगों को दे दिए भाई तुम संभालो ये, तुम संभालो ये, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली चलना चाहिए। ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि जो कुम्हरार का 80 पिलर हॉल एक्सकेवेशन में मिला है, काफ़ी लंबी लंबी पिलर, वो माना जाता है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही बनाया गया होगा। प्रोबेबली या तो वो एक वहाँ की पार्लियामेंट रही होगी थोड़े समय के लिए, या फिर एक बड़ा सा हॉल रहा होगा कुछ इवेंट्स वगैरह करने के लिए। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा होते हैं वो होते हैं बिंदुसार, जो 298 बीसी में राजगद्दी पर बैठते हैं और लगभग 272 बीसी तक राज करते हैं। अब बिंबिसार का नाम था अमित्रघात। अमित्रघात मतलब स्लेयर ऑफ वो, दुश्मनों को तो भाई छोड़ते ही नहीं थे, दुश्मनों को छोड़ते नहीं थे। और ये किसके फॉलोअर थे? ये थे आजीविका सेक्ट के फॉलोअर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन के फॉलोअर, बिंदुसार आजीविका के फॉलोअर। तो ये जो आजीविका के फॉलोअर थे, इनके कोर्ट में एक फॉर्च्यून टेलर रहते थे। फॉर्च्यून टेलर वो भी आजीविका सेक्ट से ही बिलोंग करते थे, उनका नाम था पिंगलबत्स। ये आप याद रखिएगा, नाम इनका आता है पिंगलबत्स। तो पिंगलबत्स बिंदुसार के टाइम में ही थे। ठीक है, एक सीरिया के राजा थे उस वक्त जिनका नाम था एंटिक्वस एक। इन्होंने अपने एम्बेसडर दमाकस, ठीक है, दमाकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो एंटिकस वन जो किंग थे सीरिया के, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर देमेकस को भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बिंदुसार के लिए, हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद जो राजा आते हैं वो होते हैं अशोका। अशोका जो 272 बीसी से लगभग 232 बीसी तक राज करते हैं, लगभग 40 साल तक इनका साम्राज्य रहता है। एंड ही बिकेम्स द ग्रेट, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं अशोका द ग्रेट। इन्होंने इतने काम किए, इतने उपलब्धियां इनके नाम है। थोड़े थोड़े हम लोग चीज़ समझेंगे, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ कि बिंदुसार के 4-5 बच्चे थे, जिसमें से एक सुसीमा थे, अशोक थे। तो अशोक एक्चुअली क्या था? उज्जैन के गवर्नर थे।
जो भी प्रोविंसेस थी बिंदुसार के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली 4 प्रोविंसेस थी मगध के अंदर, ठीक है, प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था पूरा मगध को। तो उज्जैन का जो गवर्नर था, जो उज्जैन को देख रेख करते थे, वो थे अशोका, और तक्षशिला में सुसीमा थे शायद। तो जब तक्षशिला में गड़बड़ हुई तो यहाँ से अशोका जा करके सारा कंट्रोल किया, एंड ही प्रूव्ड कि हाँ भाई ये एक कैपेबल रूलर हो सकते हैं, बट स्टिल बिंदुसार नहीं चाहते थे कि इनको बनाया जाए। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है, एक महाभास नाम के आदमी हुए जिन्होंने, श्रीलंकन थे, जिन्होंने लिखा है बुक में अपनी कि भाई जो अशोका थे उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया राजा बनने के लिए, बट दिस इज डिनाइड बाय द जैनिज्म, और बोला जाता है इट कुड बी अराउंड 1516 जो जैनिज्म के टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। बट जो भी हो, अशोका ने साम्राज्य हासिल कर लिया और ये राजा बन गए 272 में बीसी में। लेकिन इन्होंने अपने आप को 269 बीसी में एक क्या बोलूं, एक सशक्त राजा के रूप में अपने आप को किया, और समझिए रिकोरोनेशन टाइप कुछ इवेंट्स वगैरह कराएं, ठीक है। तो अब समझिए कि मैंने क्या बोला कि ये क्या थे, पहला चंद्रगुप्त मौर्य जैन का फॉलोअर, बिंदुसार आजीविका के फॉलोअर, और अशोका बुद्धिज्म के फॉलोअर बन गए। और ये बुद्धिज्म में कैसे बने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम था निग्रोध, उसकी बातों में आकर के और ये बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे, और कलिंगा वॉर के बाद तो ये कम्प्लीटली बदल गए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो जो भी अशोका के बारे में है, अशोका ने बहुत सारे क्या किए, रॉक एडिक्ट्स बनवाए, पिलर्स बनवाए, केव्स बनवाए। इन सब में जहाँ कुछ भी लिखी हुई है उन सब चीज़ से हमें सोर्सेस मिलती हैं अशोका के बारे में, और वो उस टाइम की बुक्स हैं। रॉक एडिक्ट्स में मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर में भी मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। तो एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, एक जो है मस्की रॉक एडिक्ट, उस मस्की रॉक एडिक्ट में नाम आता है अशोका, ठीक है, ये है रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट 1। माइनर रॉक एडिक्ट 1 कहाँ कहाँ 4 जगह पाए गए हैं, 3 कर्नाटका में और 1 एमपी में, और इन्हीं जगहों पर सिर्फ अशोका नाम आता है। बाकी जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर्स हैं, वहां पर इनका नाम आता है देवनाम प्रिय या फिर प्रियदसी, ठीक है। तो मस्की एडिक्ट है जिसमें अशोका नाम सामने निकल के आता है, और ये सारी चीजें, इनके जो रॉक एडिक्ट्स वगैरह हैं, पिलर्स हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं, अपने से कहीं बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब 261 बीसी में जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुआ कलिंगा वॉर, कलिंगा पर युद्ध। कलिंगा पर इन्होंने युद्ध का घोषणा कर दिया और जाकर के कलिंगा को जीत भी गए। पर जीतने के बाद आपको पता है, बचपन से हम स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने देखा कि यार इतने लोग मर रहे हैं, इतने ब्लड शेडिंग हो रही है, तो उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया, और ही वॉज अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड मैन फ्रॉम देयर। और उसके बाद इन्होंने कम्प्लीटली बुद्धिज्म को अपना लिया, एंड देन उन्होंने बोला कि जो बाहेर घोष की जो साउंड होती है, जो कि युद्ध में बजाई जाती है, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष इन हिज एम्पायर। यानी उनके पूरे साम्राज्य में अब बहर घोष नहीं बजेगा, जो भी बजेगा धम्म घोष बजेगा। और इस धम्म घोष से ही उन्होंने और भी अपने साम्राज्य को विस्तार किया। मतलब बोले तो बुद्धिज्म को इतना स्प्रेड किया, अपने आप को इतना स्प्रेड किया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया, और अपने चारों तरफ उन्होंने एम्बेसडर्स भेजे, इंक्लूडिंग हिज सन, डॉटर, सबको उन्होंने भेज दिया एज एम्बेसडर इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट एम्पायर्स, ताकि वो जा करके बुद्धिज्म का या फिर अशोका का जो भी धर्म का मैसेज है वो पहुंचा सके। और बहुत सारे इन्होंने पिलर्स बनवाए जिन पर इन्होंने धर्म के बारे में लिखा, पहले से भी लिखी जाती थी, और कलिंगा के बाद तो धर्म के बारे में चीज़ें बातें और बढ़ गए। धर्म ये नहीं थी कि बुद्धिज्म के बारे में बताया जा रहा था, बुद्धिज्म वो बिलीव करते थे, पर धर्म वो बोलते थे कि किस तरह से आपको लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे एनिमल्स के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये सारी बातें थी, ये धर्म थी। इट वॉज नॉट अ रिलीजियस धर्म, इट वॉज नॉट लाइक रिलीजियस बातें नहीं लिखी गई हैं, ये सारे धर्म मतलब हाउ डू यू रूल, एक आइडियल रूलर को किस तरह से होना चाहिए, ये सारी बातें लिखी गई है। तो ये जो कलिंगा वॉर है, इसके बारे में हमें कहाँ से मिलता है डिस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में हमें मिलता है रॉक एडिक्ट 13 से। रॉक एडिक्ट 13 से हमें
मिलती है। तो 261 बीसी में ऐसी कहानी होती है। 251 बीसी में बताइए क्या होता है। 251 बीसी में ये कराते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बताइए कहाँ है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ होगी, कहाँ राजधानी है अभी इसकी, मगध की, पाटलिपुत्रा में। तो ऑब्वियसली पाटलिपुत्रा में ही होगी इसकी, ठीक है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा, और चौथी तो आपको पता ही है कि कहाँ पर होगी, वो कश्मीर में, वो अलग बात है, अभी वो नहीं देखेंगे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका तक हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो इनका कन्वर्जन है बुद्धिज़्म में, जो मैंने बताया निगरोध के द्वारा, निगरोध जो था एक बच्चा जिसने इनको कम्प्लीटली इतना ज्ञान दिया कि वो बुद्धिज़्म की तरफ चले गए, ये भब्रू एडिक्ट में लिखा हुआ है। दिस इज़ रिटन इन भब्रू एडिक्ट। जो भब्रू एडिक्ट है उसमें हमें ये मिलता है कि कैसे अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, राइट। इसके अलावा हमें एक मेजर एडिक्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर एडिक्ट 2, मेजर एडिक्ट जो 2 है उसमें जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे उसके बारे में लिखा हुआ है। चोलास, पांड्यास, सत्यपुराज, केरला पुत्र, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सदर्न किंगडम्स, सदर्न इंडिया की जो किंगडम्स थी उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और भी एडिक्ट्स बनवाए, और भी पिलर्स बनवाए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है रिमनी दे, रिमनी दे पिलर। ये पिलर की खासियत ये है कि ये लंबुनी में मिली। और लंबुनी क्या है, लंबुनी इज बेसिकली द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जब गौतम बुद्ध वहाँ गए तो उन्होंने ये पिलर का निर्माण कराया, और इस रमणीदेव पिलर में गौतम बुद्ध के जन्म और मरण के बारे में लिखी हुई अबाउट द बर्थ। और इन्होंने वहाँ पर क्या किया, टैक्स को डिक्रीज कर दिया फ्रॉम 1/4 या 1/6 जो पूरे राज्य में लगती थी, इसके जगह इन्होंने लंबुनी में 1/8 टैक्स रख दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रुमनीदेव में जो टैक्स डिक्रीमेंट की बात कही गई है लंबुनी के लिए, वो रुमनीदेव पिलर में कही गई है। इसके अलावा कौशाम्बी, सोपारा, मेरठ, इन सभी जगह पर इन्होंने ऐसे पिलर्स बनवाए। लेकिन बिहार में जो इंपॉर्टेंट पिलर्स बनवाए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बिहार में कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स बनवाए, तो वेस्ट चंपारण में इन्होंने 3 पिलर बनवाए हैं इंपॉर्टेंट। वेस्ट चंपारण में इन्होंने बनाए हैं 3। वो कौन कौन से हैं, तो लौरिया एराज, लौरिया नंदागर, और तीसरा रामपुरवा। ये दोनों तो जो हैं जिनके ऊपर में लायन लगे हुए हैं, और ये जो है रामपुरवा उसमें बुल लगा हुआ है ऊपर में, आपको ध्यान रखना होगा। एक जो चौथा है वो है कहाँ, वैशाली में, जो है बासाड़, जिसका नाम है बासाड़। तो बासाड़ में एक जो चौथा है ये भी लायन टॉप है, ठीक है। इसके अलावा सांची और सारनाथ का पिलर आपको पता है, जो 4 पिलर बनवाए गए हैं, 4 लायन से, सांची और सारनाथ, सारनाथ 4 लायंस हैं इस पर, और यहीं से हमारी नेशनल एम्ब्लेम ली गई है, आपको पता होना चाहिए। और सारे पिलर्स पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती थी वो धर्म चक्र, 24 स्पोक्स जो हमारे झंडा पर है, तो वो भी अशोका चक्र ही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि अशोका ने केव्स बनवाए। तो जो इंपॉर्टेंट केव्स है वो बराबर हिल्स में बनी है, बराबर हिल्स बिहार में ही है, जहानाबाद में, और दूसरी है नागार्जुनी हिल, नागार्जुनी हिल। इन दोनों में बनवाए केव्स। और जो केव्स है वो आज भी ऐसी कही जाती है कि वो मिरर फिनिश्ड है, पॉलिश्ड है, इतनी शानदार चिकनाहट है अंदर में, ठीक है। कैसे कार्विंग की गई होगी, किस तरह से पॉलिशिंग की गई होगी। तो जो बराबर है और नागार्जुना हिल्स में, इनमें केव्स बनवाए गए, किन के लिए, आजीविका सेक्ट्स के लिए, आजीविका सेक्ट्स के लिए। हालांकि ये फॉलोअर्स थे किसके, बुद्धिज्म के, पर आजीविका सेक्ट के लिए इन्होंने ये सारे केव्स बनाए गए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया बिंदु के सार के टाइम में 4 प्रोविंसेस थी, अब अशोका के टाइम में 5 प्रोविंसेस हैं, क्योंकि इन्होंने कलिंग को जीत लिया है। 5 प्रोविंसेस इनके अंडर में। अब जब 5 प्रोविंसेस थी तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो इन्होंने क्या किया कि जो पूरा अंपायर है उसके तो राजा यही हैं, जो प्रोविंसेस थी वो बेसिकली कुमाराज को दे दी गई या प्रिंसेस को दे दी गई। तो 5 को 5 दे दिया गया, और प्रोविंसेस को क्या किया गया, प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन कर दिया गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ये राजुकाज,
ये भी लिखी हुई है इंस्क्रिप्शंस में कि राजूकाज इन्होंने अपॉइंट किए जो डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करते थे, और इन राजूकाज को असिस्ट करने के लिए बनाए गए युक्ताज, इनको असिस्ट करने के लिए इनके असिस्टेंट। डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया विलेजेज में, और 5-10 विलेजेस मिला करके एक आदमी को दे दिए जाते थे रूल करने के लिए, रूल नहीं कंट्रोल करने के लिए, एंड दे वेयर कॉल्ड एज गोपास। और गोपास कंट्रोल होते थे स्थानिका के द्वारा। स्थानिका नाम के भी एक ऑफिसर थे जो गोपास को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, तो 5 प्रोविंसेस थे। पहला कौन था? उत्तर पथ, जो जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरी अवंती पथ, जिसकी उज्जैन थी राजधानी। तीसरा दक्षिण पथ, जिसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी। फिर मगध, ऑब्वियसली पाटलिपुत्रा और कलिंग, जिसकी तोसीला राजधानी थी। तो इस तरह से स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनके टाइम में। तो इसके बाद इन्होंने और भी चीज़ें बनवाई, बहुत सारे स्कल्पचर्स उनके टाइम के मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्तूपा मिले हैं। तो स्कल्पचर में क्या क्या मिले हैं अशोका टाइम के, उस समय मौर्यन टाइम्स के मैं बता देता हूँ। तो मौर्यन टाइम्स के मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मिले। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अशोका ने बनवाया कि किसने। तो यक्ष जो मिले हैं वो मिले हैं पटना में और मथुरा में। और ये यक्ष क्या है? बेसिकली ये मेल फिगर है। ठीक है, अनडेकोरेटेड मेल फिगर, अनडेकोरेटेड मेल फिगर ये है, अनडेकोरेटेड मेल फिगर। दूसरा जो मिला है वो मिला है यक्षिणी का, जो कि मिला है दीदारगंज पटना में। और ये बेसिकली डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल का फिगर है। ठीक है, जो कि डेकोरेटेड है। और तीसरा जो मिला है वो लोहानीपुर में। तो ये है लोहानीपुर स्टैचू, जो कि बेसिकली एक नेकेड मैन की स्टैचू है, इसलिए माना जाता है कि इस पर जैनिज्म का इम्पैक्ट रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जब बुद्धा मर गए तो उनके कॉर्पोरल एसेस थे, कॉर्पोरल एसेस, राख, अस्थि, वो बांट दिए गए। और 2 ऐसे ऐसे जगह हैं, वैशाली और कपिल वस्तु, जिस पर स्तूपा बने हुए हैं इनके कॉर्पोरल एसेस पर। तो ये स्तूपा जो वैशाली में है वो मड स्तूप है, वो भी शायद अशोका के टाइम की ही होगी, या अशोका के टाइम के मैं बोल रहा हूँ, मौर्यन टाइम में, नॉट अशोका टाइम। तो ये मौर्यन टाइम में वो बनाई गई होगी इसी के ऊपर स्तूपा, प्रोबेबली स्तूपा बनाई गई है मौर्यन टाइम्स में। पर ये कॉर्पोरल वहाँ पे मड स्तूपा था, उस स्तूपा को बड़ा कर दिया गया। ठीक है, और सांची का स्तूप आपने सुना ही होगा भोपाल में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अशोका के बारे में है। ठीक है, तो अब इस मौर्यन डायनेस्टी का आखिरी रूलर भी आप सुन लीजिए। आखिरी रूलर था बृहद्रथ, बाकी कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आया फिर इसमें, बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ को मार दिया किसने? पुष्यमित्र शुंगा ने, पुष्यमित्र शुंगा ने। और फिर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की शुंगा डायनेस्टी की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली बार हम लोग देखेंगे पुष्यमित्र शुंगा के स्टार्टिंग और इसके आगे की कहानी बिहार के हिस्ट्री में। तो आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।